फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 3 दिन का रायसिंह राजस्थान आज अपने अंतिम पड़ाव की तरफ, या कहें कि अंतिम पड़ाव से एक नई शुरुआत की तरफ, क्योंकि आज एमएसएमई सेक्टर को लेकर सेशंस हुए और एमएसएमई सेक्टर के इस दौरान जिस तरीके से बातचीत की गई उसमें मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगले साल फिर 11 तारीख को आपको ऐसा ही रायसिंह राजस्थान का समिट मिलेगा और 2 साल के बाद यह आंकड़ा मिलेगा कि कितने एमओयूज को एग्जीक्यूट किया गया, और इसी महीने के अंत तक यह भी बता दिया जाएगा कि जो एमओयूज साइन किए गए उनमें से धरातल पर हम कब तक कितनों को उतार देंगे। लेकिन एमएसएमई सेक्टर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप एमएसएमई सेक्टर की बात करेंगे, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग की, तो मैक्सिमम सेक्टर इसके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से जुड़ते हैं। और जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान की शुरुआत से पहले 9 पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया गया, उनमें भी एमएसएमई को लेकर एक महत्वपूर्ण पॉलिसी थी, जिसमें लघु उद्योगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको भी आप एमएसएमई के साथ जोड़ सकते हैं। तो क्या आज के सेशन के बाद यह कहा जाए कि ये राइजिंग राजस्थान का समापन नहीं है, राइज होते राजस्थान की बिगिंग। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से और कांग्रेस से हमारे साथ पैनल मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। दरअसल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। राइजिंग राजस्थान के लिए हमने अथक प्रयास किए हैं। प्रवासी राजस्थान के लिए अलग से विभाग बनाया जा रहा है और राइजिंग राजस्थान में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से घटना घटी वो अपने आप में एक अलग उदाहरण पेश करती है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री संवेदनशील नजर आए। लेकिन हम बात कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान की। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता सीबी यादव जी हैं। शुरुआत अटल जी आपके साथ। क्या वाकई में आपको लगता है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि बीते 10-15 सालों से बहुत काम किया जा रहा है, इस समिट के जरिए उसको और ज्यादा एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी? और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई 31 दिसंबर तक हम बता देंगे कि कितने एमओयूज को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ये अपने आप एक अलग दिशा में चलता हुआ कदम, क्योंकि कहते हैं कि भाई समिट होती रहती है, एग्जीक्यूशन नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री जी का विजन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि विकसित राजस्थान बनाना, इच्छा शक्ति है वो सुदृढ़ है। एमएसएमई से 27 लाख के करीब उद्योग जुड़े हुए हैं और 50 लाख से अधिक रोजगार वो देता है, जिसको 1 करोड़ के करीब करना है। क्योंकि हमने पहले से बोल रखा है कि भाई हम रोजगार, जो युवा हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो एमएसएमई सेक्टर, लघु मध्यम, ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके साथ युवा जुड़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी छूट भी दी गई है, बहुत सारे उसमें उद्यमों की, स्टार्टअप की, जैसे आपने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पॉलिसी, ये भी उसके साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, ये भी इसके साथ अटैच किया जा सकता है। और ये सारा का सारा जो सिस्टम है, एमएसएमई अगर बढ़ेगा तो प्रदेश ऑटोमेटिक राइज होगा। एमएसएमई में इतना तक किया है, आज राज्यवर्धन सिंह जी ने भी ये घोषणा की कि जो भी एमएसएमई है उसको 5 साल तक बिना किसी इंटरफेयर, सरकारी इंटरफेयर के उसको चलाया जाए और उसमें आप काम कीजिए। उसमें 2% की छूट भी दी। अगर उसके एससीएक्स से, एक्सचेंज से यदि 15 लाख जुटाए जाते हैं तो सरकार उन लोगों को बहुत सारे ऋण सुविधा भी देगी और पूंजी के लिए भी उनको और अलग अलग जगह से प्रमोट करेगी। ठीक है, डॉक्टर सीबी यादव जी हैं। सीबी यादव जी, भाई कांग्रेस ने कई तरीके के सवाल इस राइजिंग राजस्थान को लेकर उठाए हैं। ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं, इससे पहले की सरकारों ने भी किया। इत्तेफाक बस इतना है कि भाई कांग्रेस ने जो किया उसका 2% एग्जीक्यूशन हुआ, उससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार ने जो किया उसका 10% एग्जीक्यूट किया। मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि आप मैक्सिमम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो इंतजार नहीं होना चाहिए? नहीं, इंतजार भी हो जाएगा और हमारा सहयोग में भी कोई कमी नहीं रहेगी। विजेंद्र जी, दिक्कत ये है
कि केवल हम हेडलाइन बनाने और पूरा बड़ी बड़ी घोषणाएं करने बातों से तो कुछ होगा नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो MSME सेक्टर है वो सेक्टर तो राइजिंग राजस्थान से सीधा कोई संबंध नहीं है, वो तो नीतिगत मामला है, क्योंकि इसमें तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप आमंत्रित करते हो। अगर अडानी जी 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन की बात कहते हैं, हालांकि पिछले 10 साल में वो 1 लाख करोड़ भी नहीं हुआ, तो फिर ऐसे के लिए तो राइजिंग राजस्थान की जरूरत क्या है? वो तो वैसे भी इनके भाई है, उनके साथ तो बिल्कुल गठजोड़ है ही। इतना बड़ा पैसा खर्च करना और इससे प्रदेश की जनता का जो हार्डकोर टैक्स का पैसा वो कैसे जाएगा? और दूसरी बात विजेंद्र जी, में बहुत साफ इसको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतिगत मामला जो, क्योंकि ये है तो उसी का प्रोडक्ट ने जो केंद्र सरकार का है, तो पिछले 10 सालों में भारत का MSME सेक्टर की क्या हालात हुए ये देखना पड़ेगा। नोटबंदी के बाद में आप देखोगे तो ये पूरा सेक्टर पूरा तबाह हो गया, कुछ बचा नहीं है इस सेक्टर के भीतर। तो चूंकि इनकी नीति ही केवल सेक्टर सर, हाँ MSME सेक्टर, MSME से जो सूक्ष्म 2011 में देश के अंदर कितने यूनिकॉर्न थे सर? मैं ये रिपोर्ट कितने थे सर 2011 में? साल की जो रिपोर्ट देख रहा हूं मैं जी, वो यही देख रहा हूं सर। मुझे नहीं पता ना भाई, आप किसकी OCCAR की रिपोर्ट देख रहे हैं या पैगासस रिपोर्ट देख रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट देख रहे हैं? आप मुझे ये बताइए 2011 के अंदर कितने यूनिकॉर्न थे देश में? अगर आप सीधा कहेंगे MSME सेक्टर बर्बाद हो गया तो बताइए सर। तो और आज की तारीख में कितने हैं? तो आप और दुनिया में हम कौन से पायदान पे हैं सर? तो हाँ, अब अभी आप बोलिए। हाँ, तो MSME सेक्टर की अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे 2014 से पहले और 2024 के अंदर आप देखोगे तो ये कंटिन्यू, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 400% ग्रोथ किनकी हो रही है? अंबानी और अडानी जी की हो रही है। अगर ये बड़ा सेक्टर सवाल कर रहा हूं ग्रोथ हो रहा है ना, केवल इनकी हो रही है। आप रोजगार का, अडानी तो आपके भी दौर में सौतेले भाई थे। क्या कांग्रेस की सरकार में 55,000 करोड़ के MOU अडानी नहीं करके गए? क्या आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि हमारे यहां अडानी आए, अंबानी आए, जय शाह आए, कोई आए, हम सबको स्वागत करेंगे? नहीं कहा। अब आपका सवाल हो गया ना, बोल दी विजेंद्र जी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीति उद्योगपतियों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को ही। अरे सर, उनके साथ ही तो किया भाई। विजेंद्र जी बोलने दीजिए ना, उन्हीं के साथ तो किया। आप बात रखने दीजिए ना। तो चलिए मैं एक और सवाल कर रहा हूं आपसे, बहुत बेसिक है सर, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए सर। आप कांग्रेस का एक भी राज्य बताइए आज की तारीख में, चलिए छोड़िए, कांग्रेस के साथ गठबंधन का एक भी राज्य बताइए जहां सरकार ने अडानी अंबानी के साथ MOU से नहीं किए। एक राज्य बताइए। तो मैं वही बात बता रहा हूं, अंबानी अडानी जी की नीतिगत मामलों में जैसे उसके लिए थोड़ी हमारा विरोध है। हमारा है कि केवल अंबानी और अडानी को ही, केवल अडानी जी को ही सारे एयरपोर्ट कैसे मिल जाते हैं, अडानी जी को ही सारे इंडस्ट्री कैसे मिल जाते हैं, इन्हीं की अंबानी और अडानी की 400% ग्रोथ क्यों हो जाती है? ठीक है भाई, मैं नहीं आ रहा इस पे, मैं वापस MSME सेक्टर पे आ रहा हूं, क्योंकि आप जो करेंगे वो नीतिगत होगा, दूसरा कोई करेगा तो वह अनीति होगी। इसी चक्कर में फंसे हुए हैं सर। नहीं, मेरा सवाल इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। और मैं आज सिर्फ MSME सेक्टर पर बात कर रहा हूं सर। मैंने बहुत बेसिक सवाल किया आपसे। आप बताइए ना, 2011 तक कितने यूनिकॉर्न थे, आज कितने यूनिकॉर्न हैं? वैश्विक परिदृश्य में हम कहां पर खड़े हुए हैं? MSME सेक्टर की ग्रोथ क्या है? अगर कोई ऑफिशियल आपके पास आंकड़ा है तो दीजिए। तो पहले मेरी बात खत्म हो जाए, पहले पुरानी बात खत्म हो जाए। अब केवल मेरा सवाल यह है, केवल चुनिंदा 22 उद्योगपतियों को ही 16 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर्ज माफ क्यों हो जाता है? ये सवाल तो है ना, क्यों हो जाता है उनको? आम आदमी का, किसान का क्यों नहीं होता? मतलब पहली बार हुआ है ना देश में, क्यों हो जाता है? कांग्रेस दौर में नहीं हुए? नहीं, कभी नहीं हुआ। और हुआ तो बताइए, आप आंकड़ा बताइए। अरे सर, 22 इसको कहते हैं 16 लाख करोड़ रुपए। अरे 45 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट का आकार है और 16 लाख करोड़ रुपए केवल और केवल 22 उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं। तो कहीं ये राइजिंग राजस्थान के नाम पर आप उद्योगपतियों को केवल लूटने की छूट अगर दे दोगे तो ये बहुत खतरनाक हालात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नीतिगत मामला हो तो इसके लिए आपको दिखावा और इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। और बात है कि आपने मुख्यमंत्री का एक पहल देखी, हमने इस राइजिंग राजस्थान में कलाकारों का अपमान होते हुए देखा है। आपने राज खर्रे को नहीं देखा जो इन्वेस्टमेंट किया। और जो, लेकिन सीबी यादव जी, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरा कीजिए। मैं जो बात यह है, राज खर्रे जी आपने सुना होगा, हमारा NRI इन्वेस्टमेंट यहीं जयपुर के पास में वेटरनरी का इन्वेस्टमेंट किया, उनपे कब्जा कर लिया भूमाफियाओं ने और आपराधिक तत्वों ने, और ACB के दरवाजे पे कि मुझे इससे मुक्त करवा दो। आप जो है ना, किरोड़ी लाल मीणा जी, इनके मंत्री उनके साथ खड़े हो रहे हैं और तब सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिर कानून व्यवस्था किसी भी जगह निवेश का पहली शर्त होती है
और राजस्थान के भीतर क्या हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर से बदतर होती जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? आंकड़ों पर बात कर सकते हैं, सिर्फ विपक्ष के नजरिए से बात करें। आंकड़े बताइए, एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं ना सर, बताइए क्या आंकड़े हैं? आंकड़े क्या है? ये तो लगातार 7% क्राइम कम हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं सर, मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ। कहां से आंकड़े लेके आ रहे हो रोज? अरे सर, बाकायदा पुलिस ने आंकड़े जारी किए भाई। मोदी सरकार ने तो आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया किसानों की। अब मोदी पे चले गए आप, ये सारे आंकड़े बंद हो गए, अब मोदी पर चले गए। एक एक बात हो सकती, मैं कह रहा हूं आप रखिए भाई, आप बहुत पढ़े लिखे हैं सर और बेवजह कुछ नहीं कहते हैं। अगर आप मुझे सीधा सीधा कहेंगे भाई ये देखिए इसकी रिपोर्ट है, इसमें लिखा है, मैं मान लूंगा, लेकिन तथ्यात्मक तो हो ना सर। सिर्फ इसलिए कि भाई हमें कोसना है, हमें उसकी कमियों को गिनाना है, कमी हो या ना हो, तो ये तो ठीक नहीं है ना सर, वो तो आपकी भी छवि को खराब करता है। आंकड़े नहीं बताया मैंने। डॉक्टर बोला चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप देखिए मैम, जिस तरीके से 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं, करोड़ किसे कहते हैं आप समझे? राजस्थान सरकार का बजट ही 2 लाख करोड़ के आसपास है। मैं तालियां बजाऊंगा, आप देखिए, तालियां बजाऊं सर? किसे कहते आपकी हैं? सरकार में 12 लाख करोड़ के जाते जाते एमओयूज किए, कैसे किया आपने? डिक्लेरेशन कर देंगे। कितने का बजट था उसमें? कुछ भी कहे जा रहे हैं सर, इन्वेस्टमेंट नहीं आया, और जो आपने विज्ञापनों पर सबमिट पे खर्च करके 1000 करोड़ रुपए, आपके स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे सर, आपको का मैनेजमेंट है। सीबी यादव जी, आपके स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे सर। आप देखिए इस बात, समझिए चीज को। नहीं आप समझिए, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जापान के अंदर सरकार में 12.5 लाख करोड़ के एमओयू किए गए जाती सरकार में, और 2% का सक्सेस रेट है। पहले साल पर सवाल उठा रहे हैं, गजब कर रहे हैं सर। अब रुकिए जरा, बोला चौधरी जी, कानून व्यवस्था को सुधारिए। 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं, 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं। मैं कभी ये नहीं मानता कि भाई सक्सेस रेट 100% होता है, क्योंकि कुछ मामले लिटिगेशन में फंस जाते हैं, कुछ मामले अलग तरीके से फंस जाते हैं, कुछ मामले लीगली फंस जाते हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो हो सकता है अंत में पैरामीटर्स पर सेट ना हो। लेकिन फिर भी अगर पहले साल में कोई सरकार जिम्मेदारी से इस तरीके का प्रोग्राम करती है तो उसका प्रोत्साहन करना चाहिए कि आप कीजिए, हम आपके साथ हैं, या पहले से ही वो नेगेटिव नकारात्मक छवि बनानी शुरू कर दे कि देखिए इससे पहले भी हुए हैं तब भी कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। और एमएसएमई सेक्टर में राजस्थान के लिए आप क्या स्कोप ढूंढते हैं? बुला चौधरी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं मैम? चलिए वापस आपके साथ जुड़ेंगे मैम। लेकिन अटल खंडेलवाल जी, भाई क्या वाकई में जिस जिम्मेदारी से कहा जा रहा है कि भाई हम बताएंगे 31 दिसंबर तक कितने एमओयूज फिजिबल हो सकते हैं, अब मुझे इसी सवाल पर एक अलग से कंफ्यूजन है। तो क्या एमओयूज जो किए गए हैं वो फिजिबिलिटी के आधार पर नहीं किए गए? देखिए, इनिशियल लेवल पे जो एमओयूज होता है वो केवल व्यक्ति की थोड़ी क्रेडेंशियल देखते हैं और उसके बाद उसका कमिटमेंट देखते हैं, और वो क्या किस क्षेत्र में, ये कुछ बातें उससे भराई जाती है। उसके बाद उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन का टाइम होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद में ये पता लग जाता है क्लियर कट कि ये वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पर ये आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। लेकिन आप विजेंद्र जी ये समझिए कि जो आप पहले इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना स्पष्ट कहा, हर चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि हम 30 दिन के अंदर एमओयूज कितने धरातल पर हुए हैं उसका आपको क्षेत्र वाइज बता देंगे। दूसरा चीज, एक और बस, वसुंधरा राजे के टाइम में भामाशाह योजना हुआ करती थी। एक और सर, वसुंधरा राजे के टाइम में भामाशाह योजना, हाँ, गहलोत सर के टाइम पे एक अलग से उसी योजना का नाम बदला, अब एक उसी योजना का फिर से नाम बदला गया है। सवाल मेरा यह है कि इनमें से कितने एमओयूज ऐसे हैं किसी भी उद्योगपति के जो गहलोत के दौरान के समिट के दौरान भी हुए, कितने एमओयूज इतने हैं जो वसुंधरा राजे के समिट के दौरान भी हुए, और सरकार सतत प्रक्रिया है सर, कितने एमओयूज ऐसे हैं जो गहलोत के टाइम हुए, जो वसुंधरा के टाइम हुए, और उनकी फिजिबिलिटी अगर आज भी है तो उन फाइलों से धूल हम झाड़ेंगे और उनको भी फिजिबल करेंगे। देखिए, ऐसा है, सभी की धूल झाड़नी है। इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, ऐसे नंबर 1 नहीं बना जा सकता। नंबर 1 बनने के लिए कमिटमेंट करने पड़ते हैं, और वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 दिसंबर को वो प्रवासी दिवस मनाएंगे, और 2 साल बाद वो रिपोर्ट कार्ड भी देंगे कि कितने इंप्लीमेंटेशन हुए। ये बहुत साहसिक कदम होता है। आप लांछन आरोप किसी भी तरह के लगा सकते हैं,
लेकिन जब कोई व्यक्ति करने पे उतारू है और दृढ़ इच्छा शक्ति रख रहा है, तो देखिए आप मान के चलिए इस बार 50% इसके लिए मैं बियॉन्ड द लाइन जाके अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि वो टाइमलाइन नहीं भी देते तो भी सवाल नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर टाइमलाइन नहीं देते हो सकता है आपका भरोसा कम होता, भरोसा कम होता। अब तो आपको भरोसा करना ही चाहिए। और अगर कोई मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में टाइमलाइन दे रहा है हर चीज की, तो ये मान के चलिए कि उसने उतने ब्यूरोक्रेट या एम्बेसडर लगाए हैं, वो सब हर, आप बताइए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि हर जिले के अंदर एक कनेक्टिविटी पर्सन रहेगा प्रवासी इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये क्या शो करता है? उसकी प्रॉब्लम्स को सिंगल विंडो पे देखा जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, उसकी स्टार्टिंग टाइम कितना है और निस्तारण का समय कितना लग रहा है। उसके लिए एक और चीज कि आज ही देखिए एमएसएमई सेक्टर में कहा कि 1 एकड़ तक की जो लैंड कन्वर्जन है वो उसमें छूट दी गई है एमएसएमई को। और जो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, इसमें एक पूरे क्षेत्र को कन्वर्ट एक साथ बिजली, पानी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का भी एक टाइम दिया जाएगा कि 100 दिन 90 दिन के अंदर बिजनेसमैन जमीन ले, लोन ले और हम ये चीजें सरकार प्रोवाइड करेगी। 2 चीजें हैं भाई, इससे बढ़िया और सीबी यादव जी 2 चीजें। पहले तो बतौर राजस्थानी आपको भी इस पर गर्व होना चाहिए कि भाई बंपर एमओयूज हुए हैं। एग्जीक्यूशन को लेकर सवाल आपका भी है, मेरा भी है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक बताएंगे कि भाई इनमें से कितने एमओयूज फिजिबल हो सकते हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 100% को एग्जीक्यूट करना उसमें कई अड़चनें आती है। लेकिन अगर वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम 2 साल में ये भी आपको बताएंगे कि कितने एग्जीक्यूट कर चुके हैं हम और कितना निवेश ला चुके हैं, फिर तो भरोसा होना चाहिए। विजेंद्र जी 2 साल बाद तो हम इसकी चर्चा 2 साल बाद ही होनी चाहिए, क्योंकि ये इसलिए होता है कि चाल चरित्र जो होता है ना, क्योंकि पूरी पार्टी और विचारधारा के बुनियादी झूठ पे हो, उस पर हम 2 साल क्या 2047 पे चले जाते कभी। लेकिन मैं दूसरी बात आ रहा हूँ, प्रवासी दिवस तो पहले 9 जनवरी को मनाते हुए कितने दिन हो गए, तो दिवस मनाना मतलब ये भी कोई बात होती है क्या? आप पहले से दिवस की घोषणा हो रखी है, उनमें 4 दिवस और कर दीजिए, इससे तो कुछ होने जाना नहीं है ना। होगा कब? जैसे रियल प्रयास क्या हो, आप बर्थडे मनाते हैं, विपक्ष को साथ लेते हुए जन्मदिन मनाते हैं, आप विपक्ष को साथ लेते हुए जन्मदिन मनाते हैं अपना। कितना मनाना है? कितने जन्मदिन मनाओगे विजेंद्र जी? कितने जन्मदिन आते हैं? मैं पूछ रहा हूं बस, ऐसे मनाते हैं नहीं वाला, मनाते हैं? एक शादी की सालगिरह भी मनाते होंगे, दूसरी तिथि वाला, उससे बदलता कुछ नहीं है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस पहले से मनाया जा रहा है। कितनी बार मनाया? नहीं, पहले से डिक्लेयर, और मोदी जी ने डिक्लेरेशन कर रखा है। उसके बाद एक और प्रवासी दिवस मना दोगे तो प्रवासी दिवस मनाने से तो कुछ चीज होने नहीं है ना। प्रवासी दिवस 9 जनवरी राजस्थानी प्रवासी दिवस, आप ये कह रहे हैं? आप देखें इस देश का प्रवासी दिवस में फिर एक और प्रवासी दिवस मना दो। भाई स्टेट का होता ही नहीं होता। क्या चीज होगा? भारत कब आजाद हुआ? नहीं सर सुनिए ना भाई, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। और राजस्थान का गठन के लिए हम किस तारीख को राजस्थान दिवस मनाते हैं? 30 मार्च। मनाते हैं नहीं मनाते सर? विजेंद्र जी मैं बार-बार यही बात कर रहे हैं सर आप। ये प्रवासी दिवस मनाना और ये सर सब सुनेंगे, इसमें सरकार के कोई एफर्ट्स नहीं है। बुला चौधरी जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। बुला चौधरी जी, मैम सवाल ये है मेरा, एक तरफ प्रदेश 5.5 लाख करोड़ के कर्जे में है, उसे उभारने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए इन्वेस्टमेंट पहली प्राथमिकता है। मैम सरकार की हड्डी मजबूत होगी तो राजस्थान मजबूत होगा। क्या इस पूरे राइजिंग राजस्थान को आप उस स्कोप के तौर पर देख रहे हैं जहां से इन्वेस्टमेंट के जरिए कर्जा कम होगा, विकास होगा, जेब में पैसा आएगा सरकार के, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ विकास की दिशा पर आगे बढ़ा जा सकता है। कर्जे की टोकरी को ज्यादा नहीं ढोया जा सकता। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं राजस्थान में पिछली सरकार ने तो काफी फ्रीबीज गवर्नमेंट हम उसे कह सकते थे, तो बहुत कर्जा राजस्थान के ऊपर है और उसको चुकाने के लिए भी और उसे उभरने के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरह के समिट्स में हमने अभी देखा, इतनी न्यूज़ आ रही है ऑलरेडी दैट सो मच इन्वेस्टमेंट हैज़ कम टू राजस्थान। सो विद दिस इन्वेस्टमेंट वी कैन डेफिनेटली ग्रो फॉरवर्ड। हम नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं। राजस्थान सोलर एनर्जी का
हॉटस्पॉट है, बहुत पोटेंशियल है हमारे पास में। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हम पावर सेक्टर में भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रो कर सकते जी। हैं, एक्सपोर्ट्स भी हमारे उससे बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो डेफिनेटली जब हमारी इकोनॉमी अपने आप स्ट्रेंथन होगी तो हम डेफिसिट्स को भी ओवरकम कर पाएंगे, अर्थशास्त्र इकोनॉमी जो है हमारी वो बेटर हो पाएगी। मैम ये भी बताइए, अगर 30 लाख 35 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उससे सरकार की इनकम में कितना इजाफा होगा, अगर हम बजट के पॉकेट साइज के हिसाब से बात करें तो? सरकार की इनकम में इन्वेस्टमेंट से सीधा फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से आपको रेवेन्यूज कितना जनरेट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जिस सेक्टर में हो रहा है वो सेक्टर कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे पा रहा है, तो उससे काफी इनकम पे असर आएगा। इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली रेवेन्यू जनरेशन के लिए हेल्प करने में हमें मददगार होगा। तो लेकिन करीबन इससे हम देख सकते हैं कि अगर 1 करोड़ भी हमारे पास में एक साल में इन्वेस्टमेंट आ पा रहा है तो वो कम से कम 80 से ऊपर हमें जॉब्स बना करके देने वाला है। तो उससे नेचुरली सरकार को भी बेनिफिट होने वाला है, पूरे स्टेट को भी बेनिफिट होने वाला है, और 10 से 20% आपको आराम से इनकम में ग्रोथ इससे सभी चीजों से मिल सकता है अगर हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर पाए। डॉक्टर सीबी यादव जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, इंतजार किया जाए? नहीं, समारोह और तमाशा नहीं किया जाए, काम किया जाए। हेडलाइन और जनता को गुमराह ध्यान भटकाया नहीं जाए, जमीन पे उतारा जाए। गरीब और जो आम आदमी की समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए। निवेश लाना चाहिए, लेकिन निवेश के लिए जो बेसिक जरूरत है, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली आदि, उन पे ध्यान दिया जाए, ना कि इस तरह से प्रोपेगेंडा के माध्यम से। फिर सीबी यादव जी, मैं नहीं टोकना चाहता, आप बताइए 2023 में राजस्थान में कितनी बिजली उत्पादन थी? मैं सिर्फ एक साल के ही पूछ रहा हूं, ज्यादा नहीं। और आज कितनी बिजली उत्पादन है? विजेंद्र जी, कितना इजाफा है सर? मैं पूछना चाह रहा हूं सर, बस आपको जानकारी है क्या? आपको अरे सर, मुझे तो पूरे आंकड़े कंठस्थ हैं। आंकड़े मैं वही तो बता रहा हूं। मंत्री कह रहे हैं कि लगातार बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है, गांवों में बिजली नहीं है, किसानों को बिजली नहीं है। तो आप शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। आंकड़ों को देखिए एक बार जरा। अटल खंडेलवाल जी आपका भी शुक्रिया, सीबी यादव जी, बुला चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये उम्मीद है कि भाई 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के जरिए राजस्थान 2030 तक विकसित होगा और 2047 तक देश के विकसित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं उम्मीद के साथ डेडिकेशन जरूरी है, हर दिन फॉलोअप जरूरी है, और उसके एग्जीक्यूशन के लिए मैक्सिमम करना जरूरी है। क्या वाकई में सब होगा ये हम अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद 2 साल का वक्त लिया है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।